आपके ऊपर या आपके नेता के ऊपर कोई ईडी की कार्रवाई है? जवाब है नहीं। एक सेकंड, आप क्योंकि ये कह देना पूरे विपक्ष पर कार्रवाई हो रही है, ये गलत होगा कहना। क्योंकि बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या कार्रवाई होगी? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर शिवसेना उद्धव गुट हो, संजय राउत पर आज तो बहुत कुछ हुआ वहां पर भी, क्या आपको लगता है कि जहां कुछ है, जहां धुआं है, जहां आग है, वहीं तो धुआं निकलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अखिलेश जी की सरकार के 2 शानदार काम थे, गोमती रिवर फ्रंट और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दोनों की सीबीआई से जांच कराने के लिए संस्तुति की थी और राइट संस्था ने इस एक्सप्रेसवे की जांच की और उसकी रिपोर्ट में पता आपको क्या है? ये गुणवत्ता से बेहतर एक्सप्रेसवे बना है और लागत से कम में बना और कम समय में बना है। इसी तरह उसमें भी गोमती रिवर फ्रंट में भी कुछ नहीं निकला। नहीं, फिर आप करते क्या? जब रिपोर्ट आ गई, कोई धांधली मिली नहीं, कोई धांधली मिली नहीं, मतलब जबरदस्ती नहीं, धांधली होगी तभी होगा ना। हाँ, जब आपको धांधली नहीं मिली तो आप शांत हो गए। तो लेकिन दूसरी बात यह जो आपने अभी कहा, अगर 6 दिसंबर की घटना पर, अयोध्या की घटना पर आप इतने गौरवान्वित हैं तो आपके मैंने कहा प्रतिबंध लगाया, आपके मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में गीता की सौगंध खा के क्यों कह रहे थे कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है? और मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और सारे नेता कोर्ट में कह रहे थे कि हम तो रोक रहे थे लोगों को, हमारे कहने से रुके नहीं लोग। या तो आप एक पक्ष में रहिए, हाँ बिल्कुल, या तो कहिए कि हमने रोकने का आप कह रहे हैं। जी, बहुत अच्छा याद दिला दिया। 6 दिसंबर 92 के बाद जानते हैं क्या हुआ था? 2 नेताओं ने, इनके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे 93 में कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। बताइए आज आप उनके स्टैंड पे कायम हैं? अब तो इस आपके वर्तमान अध्यक्ष समाजवादी और इनके नरसिम्हा समाजवादी पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है। एक मिनट, अब आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुन लें। आज है एक ही वाक्य में बोल दे, एक बात कायम है। शुरू के दिन से स्टैंड रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हम उसके साथ हैं। ये मुलायम सिंह ने बोला था शुरू के दिन से, और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं। एक मिनट पूरी बात कर लूं। और श्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। और मजे की बात जानते हैं क्या है? अरे भाई, दोनों तामील कर ही नहीं सकते क्योंकि इस्लाम के हिसाब से दोनों काफिर हैं और काफिरों को तो मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं है। पर खामखा में बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो तो इस देश के अंदर जो रोजा नहीं रखता था वो इफ्तारी देता था। इस देश की सियासत का तो वो हाल था इस देश के अंदर, क्योंकि अमृत काल में बात हो रही है। इस देश में ऐसा हाल था, जो रोजा नहीं रखता था वो इफ्तारी देता था और इफ्तारी करता भी था। मतलब मैं व्रत नहीं रख रहा, मैं उपवास नहीं रख रहा, लेकिन मैं उद्यापन कर रहा हूं। मैं व्रत नहीं रख रहा लेकिन मैं उद्यापन कर रहा हूं। ये एज सिंपल एज दैट की बात थी। आने वाला रोजेदार होता था ना, आने वाला रोजेदार होता था, खामखा का रोजा अफ्तार होता था। रमेश जी, आप आधा सच बोल के बहुत खतरनाक बात कहते हैं। मैं कुछ पॉइंट एक सेकंड, एक बाइट चलाना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हमें एक साक्षात्कार दिया जिसमें हमने ईडी को लेकर उनसे एक बड़ा सवाल किया। उनका जवाब क्या था, आइए सुनते हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी जी डरते हैं उनसे, इसलिए ईडी भेजते हैं उनके घरों पर। यहाँ पर आप कहते हैं प्रताड़ित कर रही है ईडी, वहाँ आप ईडी से कह रहे हैं सॉरी आज बिजी हैं, कल आएंगे। कल भी बिजी है, परसों देखी जाएगी। और जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं भाई लंच आवर है, मुझे घर जाके खाना खाना है। संभव है क्या? लेकिन अशोक गहलोत ने भी एक बात भी बोली, उन्होंने बोला कि घर जाके पूछताछ करनी चाहिए थी। कौन सा घर? सोनिया जी के घर। वो सोनिया जी का घर नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ गहलोत साहब, फिर वो भी मुझसे उम्र में बड़े हैं। वो घर हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का है। राधिका जी, आप कह रही हैं कि ईडी जो है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। स्मृति ईरानी से हमने सवाल पूछा और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि हम मोदी जी से डरते नहीं है। बीजेपी कह रही है हम तो डराने का प्रयास भी नहीं कर रहे। स्मृति ईरानी ने बोला, मेरे ही साक्षात्कार में उन्होंने बोला कि ईडी ने तो जब सोनिया जी ने बोला मैं नहीं आ सकती, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तब बोला हम नहीं आपको बुलाते। फिर बोला मुझे लंच ब्रेक चाहिए तो लंच ब्रेक भी दे दिया। क्या आपको लगता है कि आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को, लेकिन इसका लाभ भी आपको नहीं मिल रहा? 3 बातें कहना चाहूंगी, उम्मीद करते हैं मुझे समय मिलेगा जी। यहाँ पे जब बात हो रही थी, आप माइक लेके यहाँ खड़े थे, तो सुधांशु जी तिरंगे के झंडे के अंदर, क्योंकि तिरंगे के ऊपर डिबेट है इसलिए वापस उस पर लिख रहा हूँ, इसका भी जवाब दूंगा। अमृतकाल में सियासी विश्व पर डिबेट है। तिरंगे के ऊपर बात हो रही थी, इन्होंने बताया हमारे झंडे में जो रंग है वो किस किस चीज का प्रतीक है। लेकिन आप बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्यों आप मानते भी होंगे इसलिए आपने बताया, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप बिल्कुल जब मानते नहीं होते तो कहते नहीं। लेकिन मैं फिर आरएसएस की बात पे जाऊंगी जो उन्होंने खुद अपने मुखपत्र में कही, और उन्होंने कहा झंडे के जो रंग है वो अशुभ है, अशुभ है।
वो इस देश के झंडे को तब से अशुभ मानते हैं। ये मैंने अपनी बात क्लियर कर दी। अब बात आते हैं कि ईडी के ऊपर जो स्मृति ईरानी जी को किसने बताया कि सोनिया गांधी जी ने लंच के लिए समय मांगा, नहीं मांगा? अभी ये बात कर रहे थे कि ये बहुत ही सोचने की बात है कि कैसे दिग्विजय सिंह जी को कुछ पता चला है, किसने कैसे बोला। स्मृति जी को कौन बता रहा है कि ईडी के अंदर क्या हो रहा है? क्या लंच करने घर गई थी ना, लंच करने के लिए क्या गए तो पता सब ईडी पूरे ने खुद देश ही ने बोला देखा। हो? ये तो कह रही है सोनिया जी ने समय मांगा। किसने कहा सोनिया जी ने समय मांगा? ईडी क्या खास तौर पे स्मृति जी को जाके एक एक खबर दे रही है? क्या दे रही है? क्या उनके पास वो हक है कि एक महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते जब जब इस देश में क्राइम होता है, जब जब उत्तर प्रदेश की सांसद है वहां की बेटी के साथ रेप होता है, तो ये चुप्पी साध देती है। लेकिन अब ईडी जाके इनके कान में बता दीजिए कि सोनिया जी ने वक्त मांगा था खाना खाने के लिए, हमने दे दिया। ये कहेगा मजाक हो रहा है? बड़ी पछताने चीज है। मीडिया को किसने बताया? आपकी सरकार में चूक है। आपका पिंजरे का तोता लेकिन अब तो ये भी आ गया मीडिया के अंदर। मैडम क्योंकि मीडिया की बात हुई, मुझे आना पड़ेगा मीडिया में। अब तो एक और बात आ गई है सूत्रों के वाले से, ईडी के सूत्रों के वाले से। वो सूत्र कौन है पहले ये बताइए मैडम? जो सीडब्ल्यूसी की जानकारी भी दे देते हैं वो भी सूत्री होते हैं। राहुल गांधी ने खुद बोला था ये सीडब्ल्यूसी की बातें बाहर कैसे चली जाती है सूत्रों के पास, जो सीडब्ल्यूसी में होता था। जैसे में चले गए। और मैं बिल्कुल तौर से कहती हूँ वो दो सूत्र उत्तर प्रदेश के नेता थे जो अब इनके पास चले गए। तो मतलब आप कह रही है कि आपकी सीडब्ल्यूसी को बीजेपी मॉनिटर कर रही थी, आपकी सीडब्ल्यूसी को बीजेपी मॉनिटर कर रही थी। कमाल हो गया ये तो। इसी को कहते हैं सूत्र कपात जुलाहो में लट्ठम लट्ठा, यानी पूरी बात थी। एक तो मुझे समझ नहीं आता, आप ईडी तो चला ही रहे थे, आप सीबीआई भी चला रहे थे, आप देश भी चला रहे हैं, आप सबको देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, अब आप सीडब्ल्यूसी को भी चला रहे हैं भैया। एक मिनट मैं बताता हूँ। लेकिन ना अमीश जी, ये तिरंगे को लेकर आरएसएस की चीजों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। दोनों में से किसी से सवाल नहीं पूछा हुआ आरएसएस ऐसा क्यों कहती है कि हमारा तिरंगा नेशनल हेरिटेज है। इस बात पे भी वो सवाल पूछेगा कि आरएसएस का आप पूछिए ना, आप है देश का झंडा अशुभ है क्या? आज भी मोदी जी और आरएसएस मैं अगले 2 सवाल लेने वाला हूँ, हाथ खड़ा करिए। जी देखिए एजेंसी, अच्छा पहले बोल रहे हैं, आप बोलिए प्रोफेसर आगे। देखिए, इस देश का विपक्ष भी अच्छी तरीके से जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रवादी विचारधारा पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। सिर्फ इटालियन नेशनल कांग्रेस से प्रेरित समाज और समुदाय और पार्टी कर सकती है। अब मैं उन्हीं से सवाल पूछ दूं कि ऐसी कौन सी अखाड़े की पहलवानी थी भाई जहां पर 4000 करोड़ की संपत्ति खड़ी हो जाती है? अखिलेश यादव के पास कहां से इतना से अकूत पैसा आ गया है भाई? कौन सा इतना? ये आरएसएस के मुख्यालय से लेकर आए। कौन सा तो अखिलेश यादव नाम ले रहे हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस चलता है जिनमें इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास होती है, महल आकर के खड़े हो जाते हैं? अब